अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सबके सब व्यूअर्स के। आईपीएल की बात करें तो मुकाबले जारी हैं और एक और जबरदस्त मैच हमने देखा। एक ऐसा मुकाबला कि जिसमें इन दो टीम्स की जो राइवलरी है वो किसी भी तौर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या जो पीएसएल में लाहौर वर्सेस कराची के मैचेस होते हैं उनसे कम नहीं है। दो बड़ी टीम्स और दो बड़ी टीम्स में बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम के जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया की नेशनल साइड से खेलते हैं और इंडिया को सर्व करते हैं। लोग उन्हें चाहते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और ऐसे बड़े बड़े नाम जब दो टीम्स में स्प्लिट हो जाते हैं तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है भाई किसे सपोर्ट करें, किसी सपोर्ट ना करें। लेकिन आरसीबी के फैंस बड़े लॉयल हैं जनाब, आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। एक टीम में विराट कोहली जैसा बड़ा नाम है तो दूसरी जानिब रोहित शर्मा जैसे हिटमैन मौजूद हैं। एक जानिब जनाब जसप्रीत बुमराह जादू जगा रहे हैं तो दूसरी जानिब इंडिया के एक और पेसर सिराज मौजूद हैं। अगर एक टीम में दिनेश कार्तिक हैं तो दूसरी जानिब भाई सूर्या कुमार यादव जैसा बड़ा नाम मौजूद है। इसके अलावा ईशान किशन जब खेलते हैं तो क्या खेलते हैं। तो इतने सारे नामों के अंदर जब ये सारे नाम दो मुख्तलिफ टीम्स बनकर मैदान में उतरते हैं तो उस मैच की बात ही अलग होती है। लेकिन जो मुकाबला हुआ और जो रिजल्ट आया वो ऐसे लगा कि 2023 का रिपीट टेलीकास्ट ही हुआ है। लेकिन हम जनाब इस मैच की बात करेंगे जो कि 2024 में खेला गया और यकीनन इस मैच के रिजल्ट ने आरसीबी के फैंस के दिल तोड़ दिए होंगे। एक और हार, 6 मैचेस आरसीबी खेल चुकी है, 5 उसमें से हारे हैं, सिर्फ एक जीता है और उसके बाद जो जीत है उसे ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही। लेकिन इसका कसूर आरसीबी किसी और को नहीं दे सकती सिवाय अपने। जी उन गलतियों की बात करेंगे और अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो कंसेक्टिव सेकंड मैच अपना जीत लिया, स्पिरिट्स हाई हैं भाई। और जो नए कैप्टन बुमराह हैं उनकी जानिब भी वो जो बुइंग का सिलसिला वो थोड़ा कम हो गया है। और तो वही विराट कोहली ने उनको सपोर्ट किया ग्राउंड में। वैसे तो काफ़ी बड़े नाम सपोर्ट में उनकी उतर रहे हैं, चाहे सौरव गंगोली हैं, चाहे रवि शास्त्री हैं या हम दीगर और फॉर्मर प्लेयर्स की बात कर लें। और जी आज विराट कोहली ने भी क्राउड से कहा कि भाई क्लैपिंग करें इनके लिए और फिर क्राउड ने उनको अप्रिशिएट भी किया और हार्दिक पांड्या ने आज वो कैप्टन फिनिश किया। और ऐसे लग रहा था जबकि दोनों टीम्स खेल रही थी कि दोनों टीम्स के लिए कंडीशंस बिल्कुल अलग हो गई हैं। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने फैसला किया पहले फील्डिंग करने का और बिल्कुल सही फैसला था अगर हम कंडीशंस को देखें, क्योंकि दूसरी इनिंग के अंदर बैटिंग कंडीशंस काफ़ी आसान हो गई थी। लेकिन उन कंडीशंस के साथ साथ जो आरसीबी की एक क्लूलेस बॉलिंग थी उसने भी बड़ा साथ दिया मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों का। और वो जो 196 का स्कोर जो कि स्कोर बोर्ड पर बड़ा लग रहा था, आरसीबी ने बड़ी मुशक्कतों के बाद बनाया था क्योंकि जो दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस वहां पे जसप्रीत बुमराह मौजूद थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे जसप्रीत बुमराह वर्सेस आरसीबी के बल्लेबाज मैच चल रहा है। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह आते थे तो मैच की कंडीशन अलग हो जाती थी, विकेट्स भी लेते थे और दूसरी जानिब जब दूसरे बल्लेबाज आते थे तो कंडीशंस अलग हो जाती थी। जी ये जो स्कोर था ये मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी से बना लिया। 7 विकेटों से मैच जीत लिया। मेरे ख्याल से 16वां ओवर चल रहा था जब मैच जीत लिया। तो जी इस मैच की आपसे बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो भी ईद की खुशियों में मशगूल हैं और ईद मना रहे हैं। उसके बाद फिर 14 तारीख से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो कैंप है वो लग जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी T20 सीरीज़ है और न्यूजीलैंड की टीम भी आ जाएगी। कौन कौन से नाम आएंगे ये अभी देखना बाकी है क्योंकि बड़े बड़े नाम तो जनाब आईपीएल में मसरूफ हैं। इस पर आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा जी मोहम्मद हफीज़ जो हैं जो कि पाकिस्तान के एक्स डायरेक्टर और इसके अलावा कोचिंग की जिम्मेदारियां भी निभा चुके वो उनका बयान आया और उन्होंने बयान नहीं आया, एक स्टेटमेंट आई ट्विटर पे और उन्होंने कहा रेस्ट इन पीस पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट। क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों कहा, क्या हो गया ऐसा जो अब उनको ख्याल आ रहा है, इस हवाले से आपसे कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस बात का आगाज़ करते हैं जो कि सबसे बड़ी बात है भाई। ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस आरसीबी का जो मैच खेला गया, जैसे कि मैंने कहा कि टॉस जीती और पहले फैसला किया फील्डिंग का मुंबई इंडियंस ने जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। अगर हम पिच को देखें तो जो पिच थी वो फ्लैट थी।
दूसरी इनिंग जब शुरू हुई तो वो मज़ीद फ्लैट हो गई, लेकिन पहली इनिंग में भी वो फ्लैट थी। लेकिन उसके बावजूद वो जो एक स्पार्क दिखाई देना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। आरसीबी की जानिब से विराट कोहली और बुमराह आमने सामने थे, दो बड़े क्रिकेटर्स, और बुमराह ने जनाब कोहली को क्या आउट किया है। कोहली भी हैरान थे, ये क्या हो गया मेरे साथ। और आईपीएल में 5वीं मर्तबा बुमराह ने कोहली को आउट किया और फाइफर तो लिया ही, लेकिन परफॉर्मेंस भी इसके साथ साथ बड़ी अच्छी दी है उन्होंने। कोहली को जनाब आउट किया। और अगर हम फैफ डुप्लेसिस की बात करें जो कि थोड़े से रस्टी दिखाई दे रहे थे इस पिच पे, इस पिच की कंडीशंस को उन्होंने यूटिलाइज करने की कोशिश की, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, हाफ सेंचुरी भी उन्होंने की। और जो रजत पाटीदार हैं कि जो कि हम देख रहे हैं कि जब से इंडियन टीम में शामिल हुए वो टेस्ट में भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, फिर अब वो आईपीएल के मैचेस में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब शुरू में उन्होंने ज़रा कदम जमाने की कोशिश की और जब कदम जम गए तो फिर उन्होंने जनाब शॉट्स लगाई, 2 छक्के लगाए और अब थोड़ी उम्मीदें बंधाई फैंस की कि अब आरसीबी जो है ना स्कोर को आगे लेके जाएगी। लेकिन उसके बाद जनाब बुमराह आए और आपको पता है जो बुमराह है फिर वो कहाँ छोड़ते हैं। जो रजत पाटीदार हैं सेट बैट्समैन, उनको भी आउट कर दिया उन्होंने। विकेट्स गिरती रही यहाँ पे आरसीबी की, लेकिन जो मेन मेरे ख्याल से यहाँ पे किरदार अदा किया है, जो अभी तक आरसीबी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक की ऐसे वक्त पे फॉर्म आप वापस आई है ना, या आप कह लें कि ऐसे वक्त में वो परफॉर्म कर रहे हैं कि लोग भी हैरान हैं और जो यकीनन इंडियन सेलेक्टर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे कि मज़ीद कंपटीशन टफ बना दिया भाई इस बंदे ने। अब देखें ईशान किशन हो गए, अब सूर्या कुमार यादव हैं, अब जनाब दिनेश कार्तिक भी आ गए हैं। इतना वो विकेट कीपर बैटर्स का जो कंपटीशन है मुश्किल बनता जा रहा है इंडिया के लिए कि किसे छोड़ें किसे पकड़ें। तो जी ये तो आगे जाके पता चलेगा कि T20 वर्ल्ड कप की टीम क्या अनाउंस होती है, लेकिन अभी वो फुल टक्कर दे रहे हैं भाई सबको। 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदे ने हाफ सेंचुरी की है और ही वॉज द ओनली पर्सन जो कि बुमराह को वाकई कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, वरना बाकी बल्लेबाज तो ऐसे वो लग रहा था कि बुमराह आए और सबकी ना वो कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं। तो वही हो रहा था कि कांपे टांग रही थी जी बुमराह के सामने सब के सब बल्लेबाजों की। बुमराह ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और अगर हम बाकी बॉलर्स की बात करें और बुमराह की बात करें तो इस फ्लैट डेक के ऊपर इतनी अच्छी बॉलिंग करना डैट वाज इनसेन। क्या खूबसूरती से यॉर्कर्स को वो यूज़ कर रहे थे। और आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये जो बुमराह है ये क्या चीज़ है। चाहे आई वॉज जस्ट थिंकिंग, नॉट द एक्सपेक्टिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बुमराह क्या चीज़ है भाई। चाहे टेस्ट है, चाहे ओडीआई है, चाहे T20 है, वो आउट क्लास है बंदा, आउट क्लास उसकी परफॉर्मेंस होती है। और जैसे कि मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ये कहा था कि बुमराह इज़ अ मैजिकल पर्सन, कि जब वो आते थे तो वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते थे, क्योंकि ओडीआई में हमें सबको पता है वो ओपन करते हैं बॉलिंग से। तो जो फिर क्या होता था कि जो बाकी के बॉलर्स होते थे ना, लाइक शामी हो गए या सिराज हो गए, उनको विकेट्स मिला करती थी क्योंकि प्रेशर इस बंदे ने क्रिएट किया हुआ होता था बल्लेबाजों पे। और हमने देखा कि बुमराह एक जानिब से उसी पिच के ऊपर क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दूसरी जानिब से जो कि और इंडिया के मेन पेसर हैं, दूसरे मेन पेसर सिराज, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। बिल्कुल दो मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस दो मेन इंडियन बॉलर्स की हमारे सामने आई। बुमराह ने बड़ा अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया। और जब वो आते थे तो ऐसे वो लगता था कि बस ना अब तो ये जो स्कोर है ना ये बस मज़ीद बन ही नहीं सकता। लेकिन फिर दूसरा कोई बॉलर आता था, फिर वो दिनेश कार्तिक या फैफ जो होते थे वो थोड़ा खुल के खेलते थे। तो दिनेश कार्तिक की तारीफ बनती है यहाँ पे और बुमराह की तो तारीफ बनती है। 2 दफ़ा वो हैट्रिक के करीब आए, हैट्रिक नहीं कर सके, लेकिन अपना आईपीएल का दूसरा फाइफर उन्होंने ज़रूर ले लिया। तो जी दूसरा फाइफर लिया और इस फ्लैग डेक पे लिया जब जो दूसरे बॉलर्स थे वो पिट रहे थे। अगर आप दूसरी टीम के बॉलर्स को भी देख लें, नॉट ओनली मुंबई इंडियंस, और बुमराह को देख लें, तो वो सबसे अलग जो बंदा है ना उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी।
और इसी वजह से ऑफ कोर्स ही इज़ प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि वो मेन रीज़न थे कि जिसने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया, रन्स को रोक के रखा, बल्लेबाजों को कंट्रोल में रखा। वरना ये जो 196 बने हैं ये 200 प्लस जा सकते थे, क्योंकि आरसीबी की जिस तरह की बॉलिंग है उनको तो वैसे ही यहाँ पे वो तकरीबन 220-225 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन अगर बुमराह ना होते तो हो सकता था कि ये जो 20-25 रन है ये आसानी से बन जाते। और आज हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से यूज़ किया, नबी को शुरू में ओवर करवाया, फिर बुमराह को आखिर तक वो लेके आए और बड़े अच्छे से उन्होंने वो यूटिलाइज़ किया, खुद भी एक ओवर किया। और जब आप जीत रहे होते हैं तो वैसे ही सब कुछ अच्छा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और जब हम यहाँ पे बैटिंग की बात करते हैं तो अगेन पावर प्ले के मास्टर हैं जनाब रोहित शर्मा, ईशान किशन उनका बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं, बल्कि ईशान किशन वॉज द लीडिंग, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने भी कुछ शॉट्स वगैरह लगाई। सो वो जो मोमेंटम था उसको बड़े अच्छे से कैरी ऑन किया। आज सूर्या कुमार यादव को ऊपर भेजा गया और उस बंदे ने वो क्या कहते हैं ना, वो जो 3 माह से अनफिट थे, नहीं खेल पा रहे थे, क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है भाई उन्होंने, बड़ी अच्छी यहाँ पे इनिंग खेली। मेरे ख्याल से आई थिंक 250 के या 300 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या ने आज वो जो एक है ना कैप्टन टच दिया, फिनिश किया गेम को, 300 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, पहली बॉल पे मेरे ख्याल से छक्का लगाया उन्होंने। तो ये जो जीत है यकीनन मुंबई इंडियंस के कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी, खासतौर पे हार्दिक पांड्या के कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी। तो आरसीबी को अगेन वो जो उनकी बॉलिंग है वो हॉन्ट कर रही है यहाँ पे। काफ़ी कोहली जो थे वो आज एक्टिव दिखाई दे रहे थे फील्ड में। जब वो 9 बॉल के ऊपर वो डिसीजन लिया जा रहा था तब भी वो एम्पायर से आके बातें कर रहे थे। मैं तो एक लम्हे के लिए ये समझी कि पता नहीं ये कोहली आज कैप्टन है क्या, ही सो एक्टिव। लेकिन खाली कोहली के एक्टिव होने से तो कुछ नहीं हो सकता, आपको पूरी टीम बन के खेलना पड़ता है। और आरसीबी की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल भी उस लेवल की नहीं है। विकेट्स आपने ली, यकीनन ली, लेकिन जो अपोजिट टीम है उसने इस तरह से टारगेट अचीव किया कि जैसे ये 196 रन नहीं थे, ये कोई 120 या 110 रन थे। तो यकीनन अपना जो रन रेट है उसे भी मुंबई इंडियंस ने स्ट्रॉन्ग किया और इसके साथ साथ जो जीत है वो भी दूसरी हासिल की। आरसीबी के लिए सोचने का मकाम है, मुझे ऐसा लगता है एज ए टीम उनको सोचना पड़ेगा। और कोहली से अजीत अगारकर जो हैं उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ गई, मुझे याद आ गई, ही सेड कोहली इज़ द रोल मॉडल। सो वो जो लोग इसका शिकार थे कि भाई कोहली वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, तो जनाब कोहली वर्ल्ड कप में होंगे, बिकॉज कोहली इज़ नॉट अ जस्ट क्रिकेटर, ही इज़ अ ब्रांड। और हम देख रहे हैं कि अभी जनाब T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की इंडिया ने, लेकिन वो जो वर्ल्ड कप का हमने वो देखा, क्या कहेंगे ना, प्रोमो देखा, या आईसीसी वो जिस तरह से उसे एडवर्टाइज कर रहा है वर्ल्ड कप को, उसके अंदर कोहली मौजूद है। तो बीसीसीआई की क्या यहाँ पे वो क्या कहेंगे ना मजाल है कि वो कोहली को शामिल ना करें, क्योंकि ही इज़ द शो स्टॉपर। सो ऐसा नहीं हो सकता कि कोहली ना हो, लेकिन कोहली होंगे। लेकिन कोहली को आई जस्ट फील कि उनको अपना जो स्ट्राइक रेट है उसे मज़ीद बेहतर बनाना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से वो कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं। कोहली और बाबर आजम 2 बड़े नाम हैं कोहली के पास। अब यकीनन लोग एतराज़ करेंगे भाई बाबर आजम कहा कोहली का आप कंपेयर कर रही हैं, बिल्कुल मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये केन विलियमसन हो गए या शुभमन गिल हो गए या कोहली हो गए या बाबर आजम हो गए, दीज आर नॉट पावर हिटर्स। ये जो बैटर्स हैं इनके खेलने का ना एक अंदाज है ख़ास, ये आते ही सूर्या कुमार यादव की तरह मार धाड़ नहीं कर सकते हैं, ईशान किशन की तरह ये नहीं खेलते हैं। इवन जो रोहित हैं वो अपने आप को बड़ा अच्छा T20 के हिसाब से उन्होंने अडेप्ट किया है, लेकिन वो कोहली पहले थोड़ा सा रुकते हैं, संभलते हैं, उसके बाद वो खेलना, वो शॉट्स लगाना शुरू करते हैं। बेसिकली बाबर आजम और कोहली में फ़र्क ये है कि कोहली जब अपना टाइम ले लेते हैं उसके बाद वो शॉट्स लगाना शुरू कर देते हैं, स्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, वो T20 का स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन बाबर आजम में अभी वो क्वालिटी मौजूद नहीं है कि वो जो है ना वो रिस्की शॉट्स लगा सकें, या आप वो कहें कि वो इतने इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, या इतने ब्रेव नहीं है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब सोचना ये है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्या कोहली ओपन करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक कि कोहली को T20 वर्ल्ड कप में 1 डाउन पे आना चाहिए, क्योंकि जो उनका खेलने का स्टाइल है, क्योंकि पावर प्ले बहुत ज़रूरी है T20 वर्ल्ड कप के अंदर।
T20 के अंदर, इनफैक्ट नॉट ओनली द वर्ल्ड कप। आज भी देखें जो मुंबई इंडियंस हैं, जब आप क्योंकि वो चेस कर रहे थे, जब आप चेस कर रहे होते हैं ना तो पावर प्ले की और भी ज़्यादा अहमियत हो जाती है, और उन्होंने बड़ा अच्छा पावर प्ले को यूटिलाइज किया। 70+ रन पावर प्ले में बनाए। आधा मैच आप वैसे ही जीत जाते हैं जब आप इतना अच्छा पावर प्ले खेल लेते हैं। तो मुझे ऐसे वो लगता है पर्सनली कि कोहली तो होंगे लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में ओपन नहीं करेंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी ये तो कुछ मैच का हवाल रहा। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि हफीज़ ने कहा है कि भाई एक स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे मेरे ख्याल से दी है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट रेस्ट इन पीस। अब लोग ये कह रहे हैं भी किस हवाले से कहा है, क्योंकि डोमेस्टिक जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो शामिल किया गया है। देखिए, चाहे हफीज़ थे या उनसे पहले वाले लोग थे या उनसे पहले वाले लोग थे या अब वाले लोग हैं, वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है ना वो कोई भी नहीं बना रहा। अभी भी आप देखें अचानक से इरफान न्याजी आ गए क्योंकि उन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया था, 1-2 इनिंग्स उनकी अच्छी चली गई कराची से। अभी उनके पास डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप क्या उनको वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं? तो ये हमारे यहाँ रिवाज है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो उनके पास मयांक यादव जैसा बॉलर आ गया है। दुनिया कह रही है भाई, बड़े बड़े बॉलर्स कह रहे हैं वो दुनिया के फॉर्मर्स कि इसको वर्ल्ड कप के लिए खिलाएं, फर्स्ट क्लास खिलाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन BCCI फिर भी सोचेगा, ऐसे नहीं आंखें बंद करके उनको शामिल कर देगा। और हमारे यहाँ तो सोचे समझे बगैर बस जो भी आए ना भाई उसको शामिल कर दो, अपने सर से उतारो। तो ये जो पॉलिसी है, चाहे वो हफीज़ हैं, हफीज़ खुद हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आज़म खान को खिलाया था, उन्होंने कौन सा डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे खिला लिया था, आज़म खान अभी भी हैं। या जब उन्होंने अगर साहबजादा फरहान को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे खिलाया और उनसे वादा किया भाई आपको स्लॉट पे खिलाया जाएगा, तो कौन से स्लॉट पे खिला लिया? 6-7वें नंबर पे खिलाया। इसी तरह जो अब की मैनेजमेंट है उनका भी यही हाल है। इन्होंने भी मोहम्मद हारिस को इग्नोर कर दिया था और अभी भी मोहम्मद हारिस को इग्नोर किया जा रहा है। मतलब सोचे समझे बगैर प्लानिंग की जा रही है। अब जो हसीबुल्ला हैं उनको मौका मिला था, अब ये मैनेजमेंट है उन्हें जनाब रिजर्व में रख के बैठी हुई है। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है, ऐसा मतलब वो नहीं है कि अगर पिछली मैनेजमेंट का प्लान था कि भाई ये प्लेयर्स पाइपलाइन में हैं उन्हें आप लेके चलें, तो ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। नए चेहरे आते हैं, नई सोच आती है और नए प्लान्स बनते हैं। फिर अब जैसे कि नए प्लान्स हमारे सामने भी आ रहे हैं। वहाब जो हैं वो सीनियर मैनेजर बन गए हैं, बॉस बन गए हैं, यानी भाई बेबी बॉस बन गए हैं वो टीम के। और जो मैनेजर होता है वो वैसी टीम को कंट्रोल कर रहा होता है, और अब तो वो सीनियर मैनेजर हो गए हैं भाई। तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ ऑल इन ऑल, वो सब कंट्रोल करेंगे। सो आप यहाँ पे नोट करें जो कि एक स्टंट खेला है मोहसिन नकवी ने। चीफ सिलेक्टर उनको नहीं बना सकते थे क्योंकि उनके साथ उनसे ज़्यादा बड़े नाम मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक को देख लें, मोहम्मद यूसुफ को देख लें, यासर शफीक को देख लें, तो उनको चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन बंदा तो मोहसिन नकवी का अपना वही है ना। सो उनको क्या किया कि ऑल द वे सीनियर मैनेजर बना दिया। इससे पहले ये पोस्ट नहीं क्रिएट हुई थी, कभी भी नहीं पाकिस्तान में सीनियर मैनेजर रहा, तो उनको मैनेजर नहीं बल्कि सीनियर मैनेजर बना दिया। मैनेजर जो है वो वैसी टीम का ऑल इन ऑल होता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि अगर किसी बात के ऊपर या किसी सिलेक्शन के ऊपर कोई एग्रीमेंट ना हो कमेटी के अंदर, सिलेक्शन कमेटी के अंदर, तो मैनेजर कहता है कि नहीं इसको नहीं, इसको रख लो। फिर उसकी जो फाइनल से होती है वो मैनेजर की होती है। तो इनको जनाब सीनियर मैनेजर बना दिया गया है। यानी वो क्या कहते हैं ना, ये मोहसिन नकवी ने एक कार्ड खेला कि भाई अपना बंदा है उसे ही आगे रखना है, तो अपने बंदे को ही आगे रखा है, उस पर ही ट्रस्ट है। क्योंकि खुद तो उनके पास इतना टाइम है नहीं ना, उनको इतनी समझ बूझ है कि वो क्रिकेट को देंगे, बस ओहदा उन्होंने रख लिया है। क्योंकि जो लालच होती है ना पैसे की, कुर्सी की, ये भूख कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो उनकी भी ये भूख ख़त्म नहीं है। सो उन्होंने भी ओहदा रखा है अपने पास। सो इस वजह से वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना दिया गया है। और वहाब रियाज की अगर आप बात करें तो ये वही वहाब रियाज हैं जो कि पाकिस्तानी टीम के साथ 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेल चुके हैं। यानी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, इन सब के साथ वहाब रियाज खेले हुए हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो इंज़मामुल हक को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बिना पे हटा दिया गया भाई कि वही खिलाड़ी हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, उसी कॉरपोरेशन में हैं ये। तो क्या वहाब रियाज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे आएगा कि उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आप खेले हुए हैं
उन्हीं को आपने अब सिलेक्ट करना है, उन्हीं के आप सीनियर मैनेजर बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाब रियाज तो खुद आज से 2 साल पहले तक, बल्कि उससे भी कम टाइम पहले तक, जब तक मोहसिन नकवी सीन में नहीं आए थे, जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आई थी पाकिस्तान में, वो तो खुद लाइन में थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। खुद इंटरव्यूज वो दे चुके हैं कि मैं फिट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टीम से खेलना चाहता हूँ। 2023 में PSL खेला है उन्होंने, और अब वो उन्हीं खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कहीं नहीं हो सकता, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सियासी मफादात ज़्यादा, जो ज़ाती मफादात होते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो टीम से, इदारों से, मुल्क से कहीं आगे होती हैं। तो क्रिकेट के अंदर भी ऐसा हो रहा है। और ये जो अभी बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया है, आप देखिएगा ये डिसीजन है, अब टीम के अंदर ग्रुपबाजी भी होगी। अभी तो वाइस कैप्टन की बातें आ रही हैं कि देखिए अब शादाब को बनाया जाएगा या मोहम्मद रिजवान को बनाया जाएगा, देखते हैं जो किसे बनाया जाएगा। लेकिन आप जिसे मर्जी बना दें, ये जो बीज बो दिया गया है ना, एक गलत फैसला करके, ये आगे पाकिस्तानी टीम को हॉन्ट करेगा, क्योंकि अब इमाद वसीम भी हैं और जो मोहम्मद आमिर भी टीम के अंदर हैं, शाहीन शाह अफरीदी तो हैं ही हैं, और वो बाबर शाहीन ग्रुप या बाबर इमाद आमिर ग्रुप कुछ इस तरह का ही करके सामने आएगा भाई। और देखते हैं क्या होता है। इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में मुझे पाकिस्तानी टीम से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। हो सकता है ये जो इमाद और आमिर हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे लास्ट, ये एक क्या कहेंगे ना, हमारा लास्ट एडवेंचर है, लास्ट चांस है, तो इसे समझ के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर जाएं तो कर लें, वरना तो ये जो ग्रुपबाजी है ये बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकती है टीम को। तो जी ये थी आज की वीडियो, और अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना जो कमेंट जो आपके हैं उनसे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा भाई, क्योंकि जो आपका फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सो जिस तरह से इससे मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने ये